करते हैं, ठीक है। तो बताएं फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है। जल्दी। हाँ, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन व्हाट। देखिए, डिफरेंस पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा, डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, ये कह रहा है कि टेंजेंशियल और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस। सपोज करो कि ये हमारे पास एक पार्टी है जो सर्कुलेट करके सर्कल, ठीक है, और ये है गाड़ी जिसका मैसेज है जो सर्कल में घूम रही है। अब दिस बॉडी इज अटैच्ड विद अ रॉड, कि ये बॉडी किसी रॉड से अटैच और सर्कल में घूम रही है, बॉडी का मैसेज। अब किसी भी पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल हो, ये वेलोसिटी आ गई टेंजेंशियल वेलोसिटी, दैट इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ लीनियर मोशन से regarding its linear motion जो velocity होगी उसको हम कहेंगे tangential velocity। बट एट द सेम टाइम ये जो सपोज करो ये रॉड है जिसके साथ ये टेंशन, ये रॉड को रोटेट कर रहे हैं, तो ये अपने इस एक्सिस के अराउंड जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास असल में एंगुलर मोशन से लेंगे, कौन सी मोशन से लेंगे? एंगुलर और रोटेशनल मोशन। और ये होती क्या है कि हाउ फास्ट एंगुलर वेलोसिटी बताएगी कि ये बॉडी कितनी जल्दी रोटेट कर रही है, हाउ फास्ट और स्लो दिस बॉडी इज रोटेटिंग। और ये इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है कि लेट्स सपोज कुछ टाइम बाद ये बॉडी यहां पहुंच जाती है, ठीक है। सपोज यहां पहुंच जाती है, यहां से यहां तक कितने एंगल का बचेगा? डेल थीटा। तो हम कहेंगे अगर ये डेल थीटा से ये बॉडी रोटेट करती है, तो ये इसकी पेस है रोटेशन, और यही रोटेशन की पेस एंगुलर वेलोसिटी, कि हाउ फास्ट और स्लो दिस बॉडी इज रोटेटिंग। तो एंगुलर वेलोसिटी में ये एंगुलर वेलोसिटी is the velocity of a body that shows how fast or slow a body is rotating about its fixed axis, that is given by del theta by del t। और दूसरी बात क्या होती है कि एंगुलर वेलोसिटी हमेशा एक्सिस के अराउंड, जिस एक्सिस के अराउंड बॉडी रोटेट करती है उसी एक्सिस के अराउंड इसकी डायरेक्शन कितनी होती है? Direction of this velocity is always along the axis of rotation, along the axis of rotation। इस velocity की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अराउंड होती है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक्सिस और इसके साथ ये बॉडी अटैच है, ये बॉडी अब ये वाला मार्कर ये फिक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट, तो ये कितना फास्ट या कितना स्लो रोटेट करेगा वो हमें कौन बताए? इसकी एंगुलर वेलोसिटी, हाउ फास्ट और स्लो इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? कितने टाइम इसने कितना एंगल रोटेट किया? सपोज के टाइम 20 में इसने डेल थीटा एंगल रोटेट किया, फिर एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? डेल थीटा बाय डेल टी। और डायरेक्शन इसकी मशीन की ग्रोथ, अगर ये मार्कर टू रोटेट कर रहा है तो राइट हैंड रूल से रोटेशन की डायरेक्शन पे अपनी राइट हैंड फिंगर को कर्ल कर रखा वापस की डायरेक्शन, या तो अपवर्ड। अगर ये मार्कर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो
फिर यू एक्सिस को पकड़ो तो डाउन। इसका मतलब है या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड का मतलब क्या है? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स रोटेशन कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे या क्लॉकवाइज, बट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन इज करेक्ट। और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी की कौन सी होती है? किसी भी बॉडी की वेलोसिटी एट एनी particular point during its course of rotation, that is always tending to that point or tending to the circle. तो हम फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन सी मोशन से लिंक्ड होगी? लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। जिस तरह एंगुलर मोशन को हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी डिस्क्राइब करेगी, इस तरह लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन को कौन डिस्क्राइब करेगी? लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? The velocity of a body which is moving in a circle at any particular instant of time, at any particular instant of time, which is always tending to the circle. सपोज करो कि यहाँ ये बॉडी होगी इस पॉइंट पे, हम लाइट ये पत्थर है हमारे पास, हम को बाहर तो अचानक हम जो पत्थर को छोड़ेंगे तो वो पत्थर जिस पॉइंट पे उसी पॉइंट से आगे सीधा जाएगा स्ट्रेट। वो वेलोसिटी उस पत्थर को सीधा स्ट्रेट लेके जा रही है, वो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो हमेशा सर्कल के टेंजेंट होती है। अगर पत्थर यहाँ है या ये बॉडी यहाँ से है, अगर ये बॉडी यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ हम छोड़ेंगे ये बॉडी फुल स्ट्रेट आएगी, तो वो वेलोसिटी जो इसको लाइन स्ट्रेट पाथ लेके जा रही है उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये हमेशा सर्कल टेंजेंट टू द सर्कल होती है। सर्कल के जिस पॉइंट आप देख रहे हो उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन करना। फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी? The velocity of a body during its motion which is always tangent to the circle. ऐसी वेलोसिटी जो हमेशा सर्कल पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में which is always tangent to the circle. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? along the axis. टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? tangent to the circle. और इस हम निकालते हैं इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना का होगा डिवाइडेड बाय टाइम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मीन के बॉडी अभी यहाँ थी और यहाँ से यहाँ तक उस लाइन के अलावा कितना डिस्टेंस है? सपोज डेल्स यहाँ से यहाँ पहुंच तो कितने टाइम में? जेड की। तो ये हमारे पास आ गई टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट। और इसका क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। तो ये डिफरेंस है टेंजेंशियल और लीनियर वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेट्स सपोज कि एक अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ कि कोई भी बॉडी हमेशा किस पाथ में मूव करेगी? स्ट्रेट पाथ विद यूनिफॉर्म मास। सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इससे हमेशा अगर वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट तो स्ट्रेट ही मूव कर रहा है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक फोर्स लगे जो इसको स्ट्रेट जाने से मोड़ दे, बल्कि इससे जाने तक यहाँ से यहाँ इसको कुछ जा रही है, फिर इस पॉइंट से सीधे स्ट्रेट आगे जाना था बट इसको मोड़ के यहाँ पहुंच जा रही है। फिर यहाँ से इसने आगे स्ट्रेट जाना था बट मोड़ के यहाँ पहुंच जा रही है। और करते 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 इसको यूं सर्कुलेट करवा, ये करते करते इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया? फिक्स्ड रेडियस के सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर। तो ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को एक स्ट्रेट पाथ को
कर्व पाथ में बेंड करती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने ऑलरेडी ये सेंट्रीपिटल फोर्स डिटेल में डिराइव की और पढ़ी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? दैट AC force that bends normal straight path of an object to curved path. to curved path. ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी के स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में बेंड करती है। अच्छा, ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। या दूसरे लफ्ज में आप इसका आसान क्या कह सकते हैं? ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को मूव करती है तो वो सर्कल में मूव करे। किस में मूव करे? सर्कल में मूव करे, स्ट्रेट पाथ में मूव ना करे, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो हमेशा सेंटर की तरफ होती है, हमेशा किस तरफ होती है? सेंटर की तरफ। ये जो कर्व पाथ बन रहा है उसके सेंटर, सपोज बॉडी ने यहां से स्ट्रेट जाना है, बट इससे एक फोर्स ऐसी लगी जिसने इसको यूं कर्व पाथ में ये स्ट्रेट पाथ को बेंड किया, और लेट्स सपोज कि इस कर्व पर ये सेंटर आ गया, तो इस सेंटर की तरफ जो फोर्स होगी जो स्ट्रेट पाथ को बेंड करेगी कर्व पाथ में, इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की always directed towards center of circle। ये सब डायरेक्ट इस सेंटर। लेट्स सपोज कि आपको कोई पूछता है कि सिर्फ इतना सा पाथ इसने कर्व किया, पूरा सर्कल तो नहीं बनाया, कभी आगे बढ़ी गई, तो आप कैसे पता कि सर्कल का सेंटर है? तो हम फिर इमेजिनरी सर्कल ड्रा करेंगे इसी कर्वेचर का, इस तरह। तो हम कहेंगे ये अगर इसके सेंटर आ जाए तो फोर्स इसके सेंटर की तरफ फोर्स x। तो ये जो कर्व पाथ जिस मान से हमारे पास है, ये इस सर्कल की फिर r क्लियर। और इसका फार्मूला आपने ऑलरेडी ड्राइव किया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसके इक्वल होती है? mv² डिवाइडेड बाय r। mass of object टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन बाय, अच्छा व्हाट इज मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अब ऑलरेडी आपने ये पढ़ा होगा, डिटेल में हमने इसको पढ़ा भी है विद एग्जांपल और डिराइव भी किया होगा। तो अब इसको अगेन रिपीट कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे हमारे पास है होते हैं लीनियर इनर्शिया, लीनियर इनर्शिया, और दूसरे होते हैं एंगुलर इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये जो लीनियर इनर्शिया होता है ये ट्रांसलेशनल मोशन से लिंक्ड होता है। ट्रांसलेशनल मोशन, और जो एंगुलर या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये किस मोशन से लिंक्ड होता है? रोटेशनल मोशन से। ठीक है, अब अगर एक बॉडी ट्रांसलेट कर रही है लाइक इसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर इनर्शिया से हम शो करेंगे। एक बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से शो करेंगे। लीनियर इनर्शिया को हम कहते हैं mass और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं I से इसको डिनोट कर। अब देखो लीनियर इनर्शिया क्या है? ये हम इनर्शिया होता है अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक। इनर्शिया कोई भी हो, चाहे लीनियर हो चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, दैट इज अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकल टू चेंज इन इट्स स्टेट।
उसकी स्टेट में चेंज के खिलाफ जो एक तरह से रेजिस्ट करता है उस कैरेक्टर्स को हम कहते हैं इनर्शिया। लाइक अभी फैन रुको हुआ, बटन ऑन करेंगे, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन को चलाने की कोशिश करेंगे, तार जनरेट हो, लेकिन फैन के भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कहेगी कि फैन रुका ही रहेगी स्टेट में, उसी स्टेट में। अब चूंकि फैन की मोशन रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन चलने की ये वाली कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल इनर्शिया कहलाती है। और अगर एक पत्थर पे मैं फोर्स लगाता हूं उसको आगे मूव करने की कोशिश करता हूं या ये मार करता हूं, तो मैं फोर्स लगाता हूं तो इस फोर्स का ये नहीं हिला है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया इसको मजबूत करेगा नहीं। फिर मैंने और फोर्स लगाया और लगाया, फिर इसी तो एक तरह से इसके अंदर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है जो इसकी स्टेट रिबेलियस थी अब इमोशन में लाना चाह रहा है, तो स्टेट में चेंज लाना चाह रहा है, लेकिन वो चेंज, वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज लाना नहीं चाहता। तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज इन स्टेट को अपोज करती है उसको हम कहते हैं इनर्शिया। तो चेंज इन स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन लीनियर इनर्शिया होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। के लीनियर इनर्शिया क्या हुआ? It is the characteristic or property of a body that opposes the change in its translational motion. That opposes the change in its translational motion. Yeah, such characteristic that opposes change in its translational motion is called linear inertia. And that is the mass object. किसी ऑब्जेक्ट का mass linear inertia. और rotational inertia क्या हुआ? Property or characteristic of a body that opposes the change, that opposes the change in its rotational motion. जो linear motion में change को oppose करता है, that opposes the change in state of translational motion. In its state of translational motion तो ज्यादा बेस्ट, in its state of translational motion, or that opposes the change in its state of rotational motion. ये जो रोटेशनल मोशन की स्टेट में हालत की चेंज को अपोज करती है, और जो ट्रांसलेशनल मोशन की हालत की चेंज को अपोज करती है वो लीनियर इनर्शिया, जो रोटेशनल मोशन की स्टेट में चेंज को अपोज करती है वो रोटेशनल। और लीनियर इनर्शिया क्या होता है? बॉडी का मास। और रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है? मास विद आर, कि जिस रेडियस के सर्कल में बॉडी घूम रही है उसका स्केल, बेसिकली रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन दोनों सेम रोल अदा करते हैं। देखो अगर हम ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन की बात करें तो बॉडी को रोटेट कौन करवाती है? कौन सी क्वांटिटी? टार्क। तो टार्क होते हैं I इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां से एंगुलर या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल आ रहा है? रेशियो ऑफ टार्क टू एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ लीनियर मोशन कौन करवाती है? फोर्स F is equal to ma। तो यहां लीनियर इनर्शिया m है, m किसके इक्वल आ रहा है? फोर्स बाय एक्सेलरेशन। मतलब कि लीनियर इनर्शिया लीनियर फोर्स टू लीनियर एक्सेलरेशन, जबकि रोटेशनल इनर्शिया रोटेशनल फोर्स का मतलब है टॉर्क टू रोटेशनल एक्सेलरेशन भी एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों एक दूसरे के एक तरह से सेम रोल, जैसे मास लीनियर मोशन में जो रोल प्ले कर रहे हैं वही रोटेशनल इनर्शिया एंगुलर मोशन में वही रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इट मींस बोथ आर प्लेइंग सेम रोल बट इन their respective type of motion। के रोटेशनल इनर्शिया वही रोल रोटेशनल मोशन में प्ले करता है जो रोल मास लीनियर मोशन में प्ले करता है। दैट्स synchronization in linear inertia and moment of inertia। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या यही है ना सिग्निफिकेंट इसकी, कि जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप कैसे निकालोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रेशियो ऑफ टाइम टू एंगुलर एक्सीलरेशन, एंड लीनियर इनर्शिया इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू लीनियर एक्सीलरेशन। इट मींस कि ये दोनों चीजें एक तरह से हमारे पास, देखो ना, टाइम क्या है? रोटेशनल फोर्स, अल्फा क्या है? रोटेशनल एक्सीलरेशन। ये क्या है? फोर्स, लीनियर फोर्स। ए क्या है? लीनियर एक्सीलरेशन। तो F by A that is constant, and tau by alpha that is constant, which is equal to I, कि जितना ज्यादा टाइम होगा इतना ज्यादा एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, बट नेट की रेशियो कांस्टेंट है। यहाँ जितनी ज्यादा फोर्स होगी इतना ज्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, बट दोनों की रेशियो कांस्टेंट है, दैट इज लीनियर रिलेशन। और इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कांस्टेंट है किसी भी एक पार्टी, दोनों कांस्टेंट है और दोनों किसी भी पार्टी की कैरेक्टरिस्टिक, बट ये लीनियर मोशन से लिंक कैरेक्टरिस्टिक और ये एंगुलर मोशन से। अब जो काम मैच करेगा लीनियर मोशन में, वही काम रोटेशनल इनर्शिया करेगा एंगुलर मोशन। काम दोनों क्या है? ये भी चेंज इन स्टेट को अपोज करेगा, बट लीनियर मोशन की चेंज इन स्टेट को अपोज करेगा। ये भी चेंज इन स्टेट को अपोज करेगा, बट कौन सी मोशन की चेंज इन स्टेट को? रोटेशनल मोशन की चेंज इन स्टेट को अपोज करेगा। तो दैट्स नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डेरिवेशन इसकी क्यों है, लेकिन फिर शॉर्टकट में आपको बता दूं, एक होता है लीनियर मोमेंटम, दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी, लेट्स सपोज ये बॉडी है, इसका मास है m विद वेलोसिटी से ये मूव कर रही है लीनियर मोशन, तो इसकी लीनियर मोशन की क्वांटिटी को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, जो किसके इक्वल होगा? m, p is equal to m। और अगर कोई बॉडी ये है मेरे पास, ठीक है, ये बॉडी है एंड ये इस एक्सिस का रोटेशन, ये इस एक्सिस में रोटेट कर रहा है, तो ये सपोज करो इसका रेडियस ऑफ gyration है r। अब ये बॉडी रोटेट कर रही है रोटेशनल मोशन में, ये बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में। ट्रांसलेशनल मोशन की क्वांटिटी को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम और रोटेशनल मोशन की क्वांटिटी को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में क्या हो गया? हाँ, क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी, quantity of rotational motion of a body is called its angular momentum, and it is represented by n। और मैथमेटिकली इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? कैलकुलेटेड बाय mvr, its magnitude is equal to mvr। बट अगर वेलोसिटी और रेडियस मीन टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियस दोनों 90 के एंगल पे नहीं है, तो किसी एंगल थीटा पे है, तो हम इसको क्या लिखते होते हैं? mvr sin of थीटा, या फिर इसको हम क्या लिखते हैं? mvp होता है ना, देखो mv का p, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं rp sin of mv आ गया, तो ये rp sin है, ये आ गई इसकी मैग्नीट्यूड। और ये कितनी एंगुलर मोशन की क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? rp sin r। मैक्सिमम कितनी होगी? जब थीटा 90 होगा। लेकिन वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं हम? क्योंकि sin थीटा है
तो P और R दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो कि जो लीनियर यहाँ मोमेंटम होगा वो 10 डिग्री की सर्कल होगा, जो रेडियस है वो सेंटर की तरफ है ये, तो R और P दोनों कौन सा वेक्टर है? परपेंडिकुलर। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का प्रोडक्ट कौन सा होता है? क्रॉस। तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे R क्रॉस P। और इसकी डायरेक्शन कितनी होती है? डायरेक्शन तमाम एंगुलर क्वांटिटीज की along axis, along the axis of rotation. Angular momentum is always directed along the axis of rotation. के axis of rotation क्या है? अब axis of rotation के अलावा upward या downward that depends upon the rotational motion of a body, whether it is rotating clockwise direction or in anti-clockwise direction. But those along axis of rotation होगी जो हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं, ये ऑलरेडी हमने जो टॉपिक है टॉपिक की सारी डिटेल को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहते हैं, इसको भी आपने डिटेल में पढ़ा होगा आप। कि टोटल मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ a body always remain conserved। कि टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी का हमेशा कंजर्व, कि वो चेंज नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कितने में से याद कर सकते हैं? दो तीन में से हमने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पहली बात क्या है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल is always conserved, that is L1 L2 plus L3 plus up to N is equal to constant। ये स्टेटमेंट कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ a system is always constant, या फिर इसको दूसरे तरह से बता सकते हो R, कि that is initial angular momentum is always equal to final angular of a body। कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा इतना ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, कम या ज्यादा नहीं। याद कि फाइनल में से इनिशियल निकालो तो कितना आंसर आना चाहिए? 0। तो इसको हम कैसे बताते हैं? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज, किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन पोजीशन। जिस मर्जी पोजीशन में हो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये इसी स्टेटमेंट है और इसकी तीनों मैथमेटिकल फॉर्म वैलिड है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is always conserved or constant, या फिर initial angular momentum of a body is equal to final angular momentum, या change in angular momentum of a body is always zero। क्या angular momentum में change नहीं आएगी, जितना पहले इतना ही बात। और दूसरी फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसके फार्मूले की फॉर्म ए एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा आई वेक्टर। ठीक है, अगर किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसी एक पोजीशन पे तो L1 is equal to I1 ओमेगा 1 और वो पोजीशन चेंज करती है बॉडी तो उसके एंगुलर मोमेंटम हो जाता है L2 is equal to I2 ओमेगा 2। देन I1 L1 और L2 बराबर होंगे, दैट इज I1 ओमेगा 1 is equal to I2 ओमेगा 2। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। और इसके एग्जांपल हमने ऑलरेडी टॉपिक्स में पढ़े। ठीक है, दो तीन एग्जांपल पढ़े, उनको गो थ्रू कर लें, आपको ये समझ आ जाएगी कि कंजर्वेटिव। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ऑर्बिटल एंगुलर। देखो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि
अगर कोई बॉडी इस ऑर्बिट में घूम रही है, ये है बॉडी जिसका मैस है कुछ है और ये किसी ऑर्बिट में घूम रही है, तो एट द सेम टाइम लाइक जिस तरह ये मार्केट, ये सर्किट मार्केट, ये ऑर्बिट, ऐसे दो सर्किट मार्केट साथ साथ रोटेट भी कर रहे हैं और यूं घूम भी रहे, आगे भी जा रहे हैं, मतलब यूं रोटेट भी अपने अराउंड कर, लाइक स्पिनिंग भी कर रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं, आगे जाकर ऑर्बिट को मूव कर रहे हैं और इस तरह रोटेट करके अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहे हैं। इसका मतलब है दो तरह की यहां मोशन ये बॉडी प्रोसेस करेगी, एक तो ऑर्बिट में मूव कर रही है ये बॉडी, हाफ रेडियस आप, तो ऑर्बिट में जो इसकी मोशन की क्वांटिटी को हम कहेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल नॉट, ठीक है, और एट द सेम टाइम ये अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर लेता है इस तरह बाहर होती है, तो ये अपनी एक्सिस के अराउंड किस तरह रोटेट करेगी, ठीक, लाइक ये जिस तरह मार्केट, ये मार्केट क्यों अगर ऑर्बिट में रोटेट कर घूम रहा है तो इसकी ये मोशन की क्वांटिटी होगी ऑर्बिटल में, लेकिन अगर ये साथ साथ यूं अपनी एक्सिस के अराउंड यूं रोटेट भी कर रहा है तो ये होगी इसकी स्पिन लाइक दिस, तो इस मोशन की क्वांटिटी होगी स्पिन एंगुलर मोमेंटम या कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज motion of a quantity or motion of a body which is moving in orbit, और अगर ये अपने अराउंड स्पिन भी कर रहे हैं तो इस स्पिन की वजह से जो मोशन स्पिनिंग क्वांटिटी होगी इस मोशन की उसको कहेंगे स्पिन एंगुलर, मीनिंग ऑर्बिटल मोशन की क्वांटिटी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन मोशन की क्वांटिटी स्पिन एंगुलर, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी का किससे इक्वल हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर, अगर बॉडी स्पिन नहीं कर सिर्फ ऑर्बिटल मोशन कर टोटल एंगुलर मोमेंटम उसको हो गया ऑर्बिटल, और अगर ऑर्बिटल मोशन के साथ स्पिन भी कर तो फिर दोनों इक्वल होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम, मीन ऑर्बिटल मोशन की क्वांटिटी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन मोशन की क्वांटिटी स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अगर बॉडी एट सेम टाइम दोनों प्रोसेस करिए तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, टोटल मोशन की क्वांटिटी जितना, टोटल मोशन की दो तरह की क्वांटिटी है दोनों के सामने। नेक्स्ट, अच्छा जी हमने कल ऑलरेडी पढ़ा, कल वाला जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि मिनिमम वेलोसिटी जिसको हमने क्रिटिकल वेलोसिटी कहा था, क्रिटिकल वेलोसिटी which is needed to an astronomical object to revolve around the earth near the surface of almost 100 or 200 kilometer object of the surface of earth, so total distance of almost r plus टोटल डिस्टेंस यार प्लस है नहीं, लेकिन ये हम r ले लेते क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी जब कोई भी बॉडी अर्थ के अराउंड होगी तो वो अर्थ की सरफेस के करीब होगी, तो रेडियस की निस्बत वो हाइट बहुत कम होगी, इसलिए हम r, तो जब निकल पूरी कैलकुलेशन की हुई है इसी लेक्चर को बहुत करना है यहाँ, तो ये हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाती है रूट ऑफ g, और G9.8 आज 6400 किलोमीटर वैल्यू पुट करो तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, the minimum velocity which is required to revolve for an astronomical object around the earth is 7.9 kilometers per second, that is it must cover 7.9 kilometer, that is 7,900 meter of distance in 1 second. If we throw a body with such a velocity that it covers 7,900 meter of distance in 1 second, then it starts revolving or orbiting around the earth, and that is minimum velocity. If magnitude of velocity is below than 7.9 kilometer per second, then it will not longer revolve around the
Earth, but it will strike with the surface of Earth. तो आप कल वाले लेक्चर को गो थ्रू करेंगे, ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ दोबारा रिपीट करें इसको। अच्छा ठीक हो, अब पहला पार्ट पूछा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसको हम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल मोशन में है, फ्री फॉल मोशन में इसका मतलब है उसको कोई अपोजिंग फोर्स उस पे नहीं लग रही, नेट फोर्स उस पे जीरो लग रही। जैसे आप ऊपर से छलांग लगाई, कभी आप हवा में आ रहे तो आप फ्री फॉल, कोई आपको रोकने वाली फोर्स नहीं है, नेट फोर्स आप पे जीरो लग रही। आपको लगेगा आपको वेट, जब तक आप जमीन से आके टकराते तब तक आपको लगेगा आपको वेट से। तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका वेट कितना होता है, अपेरेंट वेट जीरो, कि वो अपना अपेरेंट वेट कितना फील करते हैं जीरो, क्यों ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही होती है जीरो। लाइक आपने ऊपर से छलांग लगाई, अब नीचे आए बाहर तो आपको कोई फोर्स अपोजिंग या रिएक्शन फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। तो अगर कोई अपोजिंग या रिएक्शन फोर्स आप पे नहीं लग रही जो आपको रोक रही हो तो आप फील करोगे आप वेट। लेकिन जब आप अर्थ स्ट्राइक करोगे तो अर्थ की सरफेस से जो स्ट्राइक करोगे, आप अर्थ की सरफेस को पुश करोगे तो सरफेस आप एक फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा आपको तो वेट में फोर्स है और झटका भी लगेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि सपोज करो ये है अर्थ और ये इसके अराउंड है अर्थ, जिस ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट मूव कर, क्लियर। अब ये सैटेलाइट, अब इस सैटेलाइट को अर्थ में की तरफ खींचा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ लगी और एट द सेम टाइम इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही होती है। वो किधर होती है, यहां से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तब ही तो ये ऑब्जेक्ट ना तो बाहर जाता है ना तो अंदर आता है ना, तब ही तो ये ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है कि जितनी फोर्स उसके अंदर की तरफ लग रही है इतना ही फोर्स उसके बाहर की तरफ। अल्दो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये इसका इफेक्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन नेट फोर्स सैटेलाइट पे कितनी लग रही है, नेट फोर्स ये जितनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ लग रही है इतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है बट बराबर है। तो दोनों को जब सम करेंगे तो बीच में साइन माइनस का आएगी तो अपोजिट है, तो रिजल्टिंग फोर्स कितनी लगेगी जी। इसका मतलब है कि जब कोई भी बॉडी किसी दूसरे फिलामेंट के अराउंड बात कर रही होती है उस पे नेट फोर्स कितनी लग रही होती है, नेट फोर्स कितनी लग रही होती है जीरो। अगर नेट फोर्स उस पे जीरो लग रही होती है उस पे अपोजिंग नॉर्मल या अपवर्ड जो उसको पुश कर रही हो उसकी मोशन रोक रही हो, ऐसी कोई फोर्स उस पे नहीं लग रही, जिसकी वजह से अगर कोई फोर्स उस पे नहीं लग रही तो वो बॉडी फिर अपना वेट अपेरेंट वेट को एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, तो तब वो बॉडी अपीयर होती है एज ए वेटलेसनेस कंडीशन। ये फिर इसको हम कैसे लिखेंगे कि when an object is revolving around earth, that is satellite is revolving around earth, net force acting on this satellite is zero, that is there is no normal or upward pushing or opposing force experienced by that satellite, due to which its apparent weight is zero. So it appears in weightlessness state.
तो तब वो किस स्टेट में अपेयर होता है? वेटलेसनेस। तो उसको कोई वेट नहीं, क्योंकि उसको कोई फोर्स नहीं लगे। अगला पार्ट पूछ रहा है, अगर इस सैटेलाइट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ये सैटेलाइट के अंदर वाला ऑब्जेक्ट भी फ्री फॉल, एज फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सभी वेट जीरो होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये पूरी जो फ्रेम है सैटेलाइट का, उस ऑब्जेक्ट की फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अभी कोई फोर्स नहीं लग रही। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद वेटलेसनेस कंडीशन में है, तो उसके अंदर तमाम ऑब्जेक्ट जो होंगे वो भी वेटलेसनेस स्टेट में होंगे। उन पे भी कोई अपोजिंग रिएक्शनल या फिर नॉर्मल फोर्स नहीं लग रही होगी जो उनकी मोशन को अपोज कर रही हो, रोक रही हो उनको, जिसकी वजह से वो अपना वेट फील करेंगे। इस वजह से सैटेलाइट के अंदर पे होने वाले तमाम ऑब्जेक्ट्स will act as a free function. That is, their apparent weight will be also be appear as zero. तो उनका भी apparent weight zero weight. Next, अच्छा, एक मूविंग बाइसाइकिल है आपके पास, ये उसका टायर है, रिंग से कनेक्टेड है और इस टायर के साथ ये मड। अब मड और टायर के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस है। मड और टायर के दरमियान कौन सी फोर्सेस है जिसने मड और टायर के साथ जोड़ा हुआ है? Cohesive forces mean mud is stick with surface of tire with a cohesive force. With a cohesive force. Clear? When tire start rotating, जब टायर रोटेट करना स्टार्ट, टायर क्या करना स्टार्ट होगा? रोटेट करना स्टार्ट होगा। जब कोई बॉडी रोटेट करना स्टार्ट करती है तो उस बॉडी की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे किधर होती है? टेंजेंट टू द सर्कल, किधर होती है? टेंजेंट टू द सर्कल। इट मीन जब टायर रोटेट करेगा रिंग के साथ, तो ये जो मड है, मड की वेलोसिटी किधर होगी? टेंजेंट टू द सर्कल। With increase amount of rotation, जब टायर आस्ते घूमेगा उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कम होगी और कोहेसिव फोर्स मड और टायर की सरफेस की ज्यादा होगी, जिसकी वजह से मड उसके साथ स्टिक करेगी। लेकिन जो टायर की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, टायर तेजी से घूमना स्टार्ट करेगा, then टेंजेंशियल फोर्स will increase। ये जो टेंजेंशियल फोर्स है ये इंक्रीज होगी and due to increase in tangential force, cohesive force will remain not sufficient to stick mud with the surface of tire in that condition. When tire is rotating with faster angular velocity, तो जब टायर तेज एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, तब जो मड और टायर की सरफेस के दरमियान कोहेसिव फोर्स है वो सफिशिएंट नहीं रहेगी कि वो मड और टायर की सरफेस से चिपकाए। अगर वो सफिशिएंट नहीं रहेगी, then due to tangential increase in tangential velocity, this mud will fly up। तो ये मड टायर से छुटकारा हासिल कर लेगी और टायर से अवेयर मूव करेगी टेंजेंट टू द टायर। किस डायरेक्शन में मूव करेगी? टेंजेंट टू द टायर, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी से इस पर जब गाड़ी चलती है, कभी कभी अगर रोड खराब हो तो जहां टायर क्यों घूमता है तो उसके नीचे जितनी मट्टी आती है वो टेंजेंट टू दी टायर क्यों जा रही है। ठीक है, तो ध्यान भी ऐसे कैसे जब टायर तेजी से रोटेट करेगा कोहेसिव फोर्स एनएफ नहीं रहेगी तो वो उस मड को टायर की सरफेस से स्टिक रखेगा, जिसकी वजह से मट्टी टायर की सरफेस को छोड़ देगी और टेंजेंट टू दी टायर वो मूव करेगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये ऑलरेडी हम की और
आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है और ये कुछ हाइट h पे है, यहां से आप एक डिस्क को छोड़ रहे हो, डिस्क में यूनिफॉर्म इसका बेस सेंटर से सर्कमफेरेंस तक भरा हो और है रूट को छोड़ रहे हो जो अंदर से खाली होगी सिर्फ में सर्कमफेरेंस। तो कौन पहले पहुंचे? तो हमने ऑलरेडी ये टॉपिक डिटेल में किया हुआ है, तो हमने वहां निकाला भी हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ डिस्क रूट ऑफ 4/3 gh आती है और वेलोसिटी ऑफ रूट कितनी आती है? रूट ऑफ gh। तो इसका मतलब है डिस्क पहले पहुंची क्योंकि इसकी वेलोसिटी रूट की वेलोसिटी से रूट ऑफ 4/3 टाइम्स ज्यादा है और इसका क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी टू कंजर्व एंगुलर मोमेंट, इसलिए डिस्क जल्दी पहुंची और रूट आहिस्ता पहुंची। रूट आहिस्ता मूव करेगी तो लेट पहुंची, डिस्क जल्दी मूव करेगी तो जल्दी पहुंची। क्यों? क्योंकि डिस्क की वेलोसिटी रूट की वेलोसिटी से रूट ऑफ 4/3 टाइम्स है, रूट की वेलोसिटी सिर्फ रूट ऑफ gh, डिस्क की वेलोसिटी रूट ऑफ 4/3 gh, तो डिस्क की वेलोसिटी ज्यादा है तो डिस्क जल्दी पहुंची। वैसे तमाम ऑब्जेक्ट जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा कम होगा उनकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो जल्दी पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये हमने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लेट्स सपोज के ये है डाई बोर्ड और यहां से डाई करके ये नीचे डाइविंग कर रहा है। अब इस पोजीशन से ये जब डाइव करता है तो इसकी बॉडी स्ट्रेच कंडीशन होती है, इसकी लेग्स और जो आर्म्स होती है वो फैली होती है। तो अगर इसकी लेग्स और आर्म्स की हम बात करें तो इस कंडीशन में फैली हुई है। तो अगर पूरी बॉडी फैली हुई है, इसका जो मैस है सेंट्रल मैस है वो ज्यादा दूर होगा तो आर ज्यादा होगा, आर ज्यादा होगा तो एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है आई होगा। तो जब इसके आर्म्स और लेग्स स्ट्रेच कंडीशन में बॉडी स्ट्रेच ओपन कंडीशन में है उस वक्त इसका मैस फैला होगा जिसकी वजह से रेडियस बड़ा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोमेंटम तो वैसे ही कंजर्व रहेगा, जितना एक क्वांटिटी ज्यादा होगी दूसरी कम होगी तभी कंजर्व है। एंगुलर वेलोसिटी कम होगी तो ये आहिस्ता रुकेगा, इसकी रेट ऑफ रोटेशन बहुत, लेकिन फिर ये अपनी बॉडी को जब क्लोज कर लेगा डायरेक्ट लाइक क्लोज कर लेगा टच फॉर्म में अपने हैंड और बाजू क्लोज, तो जब क्लोज कर लेगा अब पहले जूम में सिग्नल था, अब जूम बिल्कुल सेंटर के करीब आ गया तो रेडियस कम होगा, रेडियस के कम होने से एम आर स्क्वायर आर कम होगा, एम आर स्क्वायर का फैक्टर कम मतलब एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। इस कंडीशन में L is equal to I होगा क्या होगा, इस कंडीशन में I कम बॉडी जब क्लोज तक था तो जितना I कम हुआ टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम इतनी एंगुलर वेलोसिटी बढ़, एंगुलर वेलोसिटी के बढ़ने से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने का मतलब जल्दी किसी चीज का पहुंचना, तो इट मींस ये रेट ऑफ रोटेशन इसकी बढ़ जाए तो कम टाइम में ये ज्यादा बार रोटेट अप कर सकता है। तो एक तरह से यू रोटेट करने को हम क्या कहते हैं, इस चीज आदमी को ढूंढना कि ये जो डाइवर होते हैं ये अपनी पोजीशन इसलिए चेंज करते हैं क्लोज तक फॉर्म में आते हैं सो दैट दे कैन टेक एक्स्ट्रा समरसॉल्ट, एक्स्ट्रा समरसॉल्ट एक्स्ट्रा कलबाज नहीं दिखा सकते, जल्दी रोटेट कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी में ज्यादा करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ये ज्यादा होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करने के लिए अपनी बॉडी को ओपन पोजीशन से क्लोज तक पोजीशन में ले आती है
जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने से ये जल्दी रोटेट करते हैं, जल्दी रोटेट करने का मतलब ये जल्दी घूम सकते हैं, एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स ले सकते हैं, एक्स्ट्रा कलाबाजियां खा सकते हैं, तो इसलिए ये अपनी पोजीशन बाइंडिंग चेंज करते हैं। नेक्स्ट